इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉस्टिंग सेकेंड ईयर के गैस पेपर्स आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। गैस पेपर 2022। इन गैस पेपर्स को लेने के लिए आप रिसेप्शन से ले सकते हैं। रिसेप्शन पर इनकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी लेनी हो तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे हम सब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आप वहां से भी ले सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा काम करें, मेरे फ़ोन नंबर 9983912345 पे गैस पेपर सेकेंड ईयर बस इतना सा लिख दीजिए। आपके पास गैस पेपर व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर, गैस पेपर्स आपके पास भेज दिए जाएंगे। तो गैस पेपर आ जाएंगे आपके पास। इन गैस पेपर को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, इन सब के ऊपर यूट्यूब पर एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है और इवन मैं आजकल में एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको शेयर भी कर दूंगा। तो उस वीडियो से सबको समझा देंगे। क्वेश्चंस तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आंसर्स को पढ़ने के लिए हमारे को एक 7 ईयर सॉल्व पेपर की बुकलेट लेनी पड़ती है। पिछले 7 साल के पेपर्स, कितने पेपर्स? 6 सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे। 7 ईयर, 6 सब्जेक्ट, 7 साल, यानी पेपर हो गए 42 पेपर हो गए। इन 42 पेपर्स के सभी सॉल्यूशंस वहां पर मिल जाएंगे। बुकलेट मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारे रिसेप्शन पे भी अवेलेबल है। कहीं से भी इस बुकलेट को खरीद करके पढ़ना चालू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपसे शेयर भी कर लूंगा। ठीक है, तो ये गैस पेपर आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। गैस पेपर वैसे मैं कहूंगा कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन प्रिंट आउट्स पे काम करें, क्योंकि पढ़ाइयाँ कागजों से होती है, मोबाइलों से नहीं। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने के लिए हमारी ऑफलाइन क्लास में टाइमिंग सुबह 9 से 11, दिन में 1 से 3, शाम को 4 से 6 का ऑप्शन खुलने की वेटिंग कर रहा है। बच्चे आते नहीं, इसलिए मैंने वेटिंग अभी ओपन नहीं कर रखा। तो दोनों बच्चे आपको कल भी 9 से 11 और 1 से 3 किसी में भी आ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग्स चलती रहती हैं और आपके पास आ जाएंगी। जैसे अभी भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये आपके पास आज शाम को 4 बजे तक अभी आपके मेरी एप्लीकेशन पे आ जाएगी। उसके बाद इस क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज यूनिट नंबर 3 की शुरुआत। बुक्स नहीं खोलनी, प्लीज फोकस करें। चैप्टर का नाम है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड्स। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, नाम से कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका नाम क्या कहना चाहता है ये, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में इसके बारे में। चैप्टर 5 स्टार रेटिंग है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। तो हम कोशिश करेंगे अगले 5-7 क्लासेस, 8 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को पूरा कवर अप करें और उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट लेकर के अपने 20 मार्क्स को श्योर करें कि अपने 20 में से 20 हम एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं छोड़ेंगे। सर चैप्टर इजी है, हार्ड है? तो इजी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी मेहनत मांगता है चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर कहता क्या है, प्लीज सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जरा सुनिएगा। मेरे हाथ में एक बुक है। ये बुक जैसी आज हमारे सामने है, क्या ऐसी ही कहीं से उगी थी या निकली थी? जी नहीं। किसी भी प्रोडक्ट को बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो वो जमीन में से निकाल लो आप, जमीन में से पानी निकलता है, ऑयल निकलते हैं, गैसेस निकलती है जमीन में से। ठीक है, कोयला निकलता है जमीन में से, तो निकलता है कोयला। या फिर आप उसे सरफेस पे उगा लो। सरफेस पे उगाना मतलब धरातल पे पेड़ पौधे घास फसल करके उगा लो। 2 ही तरीके हैं साहब, या तो जमीन में से निकाल लो या फसल से उगा लो, या कुछ चीजें टपक भी जाती है। टपकता एक ही चीज है साहब, पानी। बरसात, बरसात है ना, तो वो भी अपन जमीन से निकालते हैं अल्टीमेटली। तो ऐसे ऐसे बाल्टी लेके खड़े तो होते हैं नहीं ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे मेरे कहने का मतलब, या तो जमीन से चीजें निकलती हैं, सरफेस पे उगती हैं। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो या तो जमीन में से निकली हुई हैं या सरफेस पर उगी हुई हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं इस बुक का। इस बुक में का जो ये आपके पास यूनिट है, ये यूनिट जमीन में से निकली है या कहीं उगी थी? किताब का पेड़, ऐसा? जी नहीं, किताब का पेड़ तो नहीं होता। फिर लकड़ी से बनती होगी, लकड़ी से कागज,
कागज की भी अलग अलग वैरायटीज बनी होंगी, उनके ऊपर प्रिंटिंग हुई होगी, और प्रिंटिंग के साथ साथ फिर इसकी बाइंडिंग होना, इस पे अलग अलग लिखना, और फिर आप तक आना। ये किताब आप तक पहुंचते कई प्रोसेस से होकर के गुजरी है। अनदर एग्जांपल, मैंने जो ये स्वेट शर्ट पहन रखी है, ये स्वेट शर्ट क्या पेड़ के ऐसी होगी थी क्या? ये स्वेट शर्ट क्या पेड़ के ऐसी होगी थी क्या? कपास बना होगा, रुई बनी होगी, धागे बने होंगे, यार्न बना होगा, उससे कपड़ा बना होगा, कपड़े की थिकनेस बनी होगी, कपड़े पे डाई हुई होगी, स्टिचिंग हुई होगी, लेबलिंग हुई होगी, पैकिंग हुई होगी, और तब जाकर के 3-4 स्टोर से निकलता निकलता मेरे तक पहुंचा होगा। सोचो कितनी कॉस्ट इसके अंदर लगी होगी, कितने लोगों ने मेहनत करी होगी, हर स्टेप पर इसकी लागत बढ़ती चली गई होगी। यस नो? पक्का यही तो तरीका है, और कोई तरीका तो है भी नहीं ना, यही तो हुआ होगा। नहीं, हमने तो डायरेक्टली स्टोर से खरीद लिया था, हमने खरीद लिया डायरेक्ट स्टोर से, डायरेक्ट पैसे दे करके, लेकिन इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री तो इसकी बहुत लंबी है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब इसके लिए पहली पहली बार रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया गया था, उस टाइम से लेकर के इसके बिकने तक, जब ये सेल हो गया कस्टमर को, लगने वाली सारी कॉस्ट जोड़ लो, और उस कॉस्ट को जोड़ने के लिए बनती है कॉस्ट शीट। क्या बनती है बच्चों? कॉस्ट शीट। आपको इस चैप्टर में बनानी है कॉस्ट शीट। आपको निकालनी है एक प्रोडक्ट की शुरुआत, बेसिक शुरुआत से लगने वाली कॉस्ट से लेकर टिल द एंड क्या क्या कॉस्ट लगी, उसका सारा हिसाब किताब बनाना है। उस पूरे हिसाब किताब को बनाने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी, है ना, रॉ मटेरियल से सेल्स तक की, है ना। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर का टारगेट है कॉस्ट शीट बनाना। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं करना चाहे तो ये क्लास का वीडियो 4 बजे तक एप्लीकेशन पे आ जाएगा, आप आराम से वहां पे मोबाइल के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू नोट कर सकते हैं। प्लीज जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करें, बाकी सभी को हम शेयर कर देंगे। जो बच्चे नए आए हैं, जो हमारे ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए नहीं है, वो शाम को 4 बजे बाद मेरे से व्हाट्सएप पर डिमांड कर लेना कि कॉस्टिंग की क्लास का वीडियो दे दीजिए। मेरा फोन नंबर व्हाट्सएप पे डिमांड करने के लिए 9983912345। नोट करिए प्लीज। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में रॉ मटेरियल से लेकर के सेल तक का पूरा हिसाब किताब बनाना है। कहां बनाना है? कॉस्ट शीट में बनाना है। इस चैप्टर में पूछा क्या जाएगा? कॉस्ट शीट बनाओ। चलिए उधर से नोट करते रहे। एक्सपेंसेस बच्चों दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट खर्चे 3 प्रकार के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस को लेबर भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोलो लेबर बोलो बात एक ही है। डायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स खर्चे। जब ये स्वेटशर्ट अभी आपको दिख रही है, इसके अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है, इसके स्टिच करने के लिए किसी लेबर ने मेहनत करी होगी, वो भी दिख तो रही है ना, मटेरियल ऐसा तो आता नहीं है, तो वो भी डायरेक्ट लेबर दिख रही है। ओवरहेड्स नाम के कोई आपको खर्चे इसके अंदर दिख रहे हो, कोई लेबल वगैरह दिख रहे हो, कोई ब्रांड दिख रहा हो, कोई साइज का टैग दिख रहा हो, तो वो भी ओवरहेड्स का खर्चा हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे हुए स्वेटशर्ट के बनने में जो आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं। एक लेबर ने इसको ट्रक से लोड किया था और अनलोड किया था, दिख रही है क्या वो लेबर यहाँ पे? ट्रक वाली लोडिंग अनलोडिंग तो नहीं दिख रही ना इसके अंदर। जिस मशीन में ये बना था उस मशीन की ऑयलिंग और ग्रीसिंग और रिपेयर और मेंटेनेंस हुई थी, वो दिख रही है यहाँ पे? वो तो नहीं दिख रही ना। तो ऐसी बहुत सारी कॉस्ट जो यहाँ नहीं है। जिस स्टोर में रखा होता है, स्टोर में सेल्समैन था, एक गार्ड था, उस गार्ड की सैलरी यहाँ दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। तो जो कॉस्ट दिख रही है वो डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स हैं। जो नहीं दिख रही है वो सब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर 3 प्रकार की है। नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री के खर्चे। लिखते जाएं प्लीज साथ साथ, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री के खर्चे।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये कौन से खर्चे हैं सर? फैक्ट्री में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी शोरूम है, शॉप पे, ये तो फैक्ट्री हो गई, बोर्ड पे, ये तो फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री के होने वाले सारे खर्चे। ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी शोरूम, शॉप, गोडाउन पे होने वाले सारे खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर को माल बेचते वक्त और बेचने के बाद भी बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं। बेचने के बाद का कोई खर्चा बता पाओगे कि मेरी दुकान का मैंने माल बेच दिया, कस्टमर के घर पहुंच गया, फिर भी मेरी जेब का कुछ पैसा खर्च हो रहा है। कस्टमर अगर प्रोडक्ट रिटर्न कर दे तो कई बार खर्चा दुकानदार को बियर करना पड़ता है, एक खर्चा। और कोई खर्चा सोच सकते हैं? सर्विस, मेरा मोबाइल खराब हो गया, 1 साल की वारंटी थी, मैं सर्विस सेंटर गया, फ्री में ठीक करा के लेके आ गया, क्या कंपनी की कॉस्ट लगी होगी? लगी होगी, कंपनी को फ्री में थोड़ी हो रहा है, तो कंपनी की कॉस्ट तो लग रही है। मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, कंपनी वालों ने कहा इस वॉशिंग मशीन को घर पहुंचा देंगे, खोलना मत। खोलेगा, हमारा बंदा आएगा, वही खोलेगा। उनका बंदा आया, वो खोल करके पूरा डेमो दे करके गया कि वॉशिंग मशीन चलती कैसे है, उसे पूरा सिस्टम बता गया। क्या उस बंदे की कोई कॉस्ट होगी आने की? होगी, उसकी सैलरी भी होगी ना। कंपनी कस्टमर को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों में कंसीडर करती है और कस्टमर्स को बियर के लिए कंपनी बियर करती है। तो ये सारी कॉस्ट हम जोड़ करके बनाएंगे कॉस्ट शीट। ये सारी कॉस्ट देखने के लिए आप अपनी बुक में एक मार्का कर देता हूं मैं, रुकिए। इन सारी कॉस्ट को आप अपनी बुक के पेज नंबर 9.4 या 9.5 पर देख सकते हैं। मत खोलिए, अभी थोड़ी देर बाद हम खोलेंगे 9.5, रहने दीजिए, अभी नहीं खोलें। ये सारी कॉस्ट, कौन कौन से खर्चे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। 9.4 या 9.5 पर आप देख सकते हैं, ठीक है। करें शुरुआत। कॉस्ट शीट का मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। मैं आज की क्लास में 2 तरह की कॉस्ट शीट बनाऊंगा, एक छोटी और एक बड़ी। काम बड़ी कॉस्ट शीट ही आएगी, लेकिन बड़ी को याद करने के लिए पहले छोटी कॉस्ट शीट सीखना जरूरी है। तो छोटी बनाएंगे, फिर छोटी को ही इलास्टिक कर देंगे, सब खींच करके बड़ा कर देंगे। देखते हैं कैसे और क्या कहने वाले हो। आओ, एक हेडिंग डाली कॉस्ट शीट, हेडिंग डाली कॉस्ट शीट। आधे से ज्यादा पेज की आवश्यकता पड़ेगी मेरे को कॉस्ट शीट बनाने के लिए। हेडिंग डाली मैंने कॉस्ट शीट, एक लाइन खींची, 2 लाइन छोड़ के एक लाइन फिर खींची, 2 लाइन छोड़ के खींचिए। आधे से ज्यादा पेज के लेंथ के लिए या आधे पेज ले लो। पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट। अमाउंट के नीचे इंडियन रुपीस साइन कुछ इस तरह, अमाउंट के नीचे इंडियन रुपीस साइन कुछ इस तरह। सबसे पहला आइटम आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। उसके नीचे डायरेक्ट वेजेस, वेजेस बोलो चाहे लेबर बोलो, बात एक ही है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो या ओवरहेड्स बोलो, बात एक ही है, ओवरहेड्स लिखें। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो आएगी बच्चों प्राइम कॉस्ट। मैंने प्राइम कॉस्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आप भी कैपिटल में ही लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं मूल लागत। प्रत्यक्ष मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स में हमने ऐड किया, हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में ऐड होंगे फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमने फैक्ट्री के खर्चों को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गई
फैक्ट्री कॉस्ट जिसे वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट जिसे वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। माल आगे बढ़ा और फैक्ट्री के बाद कहां पहुंच गया, ऑफिस वालों के पास यानी दुकान पे। ऐड करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय हमने ऐड कर दिए। जो आएगा उसको बोलेंगे COGS। COGS फुल फॉर्म प्लीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इस COGS में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, विक्रय एवं वितरण व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको 2-3 लाइन के लिए। यहां से हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में बस एक प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करना है, लाभ तत्व, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमा करके हम सामने वाले को सेल कर देंगे, बेच देंगे, सेल्स। बस ये है छोटी कॉस्ट शीट, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है। मैं आपको हाईलाइट करके चीजें दिखाना चाहूंगा। पहले फैक्ट्री का आया, फैक्ट्री के बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों मटेरियल वेजेस और ओवरहेड डायरेक्ट वाले शुरू में ही आ गए, जिसके थ्रू निकल के आई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। क्या ये शीट याद हो रही है क्या थोड़ी सी? मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री के खर्चे जोड़े फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे जोड़े COGS, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जोड़े टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ा सेल्स। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, फैक्ट्री खर्चे से फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से COGS, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल कॉस्ट। इस तरह से जुड़ करके हमारे पास कॉस्ट शीट बनती चली जाएगी। पूरे चैप्टर में कॉस्ट शीट ही कॉस्ट शीट बनानी है, दमादम दमादम बहुत सारी। चलिए अब इस कॉस्ट शीट को कर देता हम इलास्टिक, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे बच्चों। स्टॉक 3 प्रकार का होता है। स्टॉक, इन्वेंट्री। आप लोगों को बोला जाए स्टॉक, हमारे यहाँ 3000 स्टॉक पीस स्टॉक में पड़े हैं, तो आप कौन सा स्टॉक समझते हो? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल के 3000 पीस पड़े होंगे, यही तो सोचते हैं। नहीं 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 नहीं, स्टॉक 3 प्रकार का। नंबर 1 रॉ मटेरियल का स्टॉक, नंबर 2 WIP। WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स FG। जरा समझते हैं। मैं एक बुक्स बनाता हूं, कागज पड़ा हुआ है ढेर, रॉ मटेरियल है, कार्य प्रगति पर है, फैक्ट्री में बुक बन रही है तो WIP है, और जो बनी हुई तैयार पड़ी हुई वो फिनिश गुड्स है। मेरे यहाँ सभी कुछ तैयार, सभी कुछ है, कागज भी पड़ा है, बन भी रही है और तैयार भी पड़ी है, तो सबका स्टॉक टोटल जोड़ेंगे तो स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, कागज पड़ा है, WIP का स्टॉक आएगा, फैक्ट्री बन रही है, फिनिश गुड्स तैयार पड़ा हुआ है, सबको जोड़ लेंगे। इस रॉ मटेरियल का हिसाब किताब होता है पूरा का पूरा, इस रॉ मटेरियल का हिसाब किताब पूरा का पूरा डायरेक्ट मटेरियल से सेट करेंगे। यानी इसको कहां जोड़ेंगे अभी बताता हूं मैं, लिंक जोड़ रहा हूं। WIP का कार्यक्रम कहां होता है? सारा का सारा फैक्ट्री में होता है, वर्क इन प्रोग्रेस तो फैक्ट्री में जोड़ेंगे। फिनिश गुड्स का हिसाब किताब सारा का सारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, क्योंकि माल तैयार होकर के कहां रहता है? शॉप में या गोडाउन पे रहता है, शॉप और गोडाउन का काम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास। यानी इन तीनों से लिंक किया जाएगा। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा डायग्राम वायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, बाकी कोई मतलब वाली बात नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक नई कॉस्ट शीट बनाना शुरू किया,
अब है असली कॉस्ट शीट, इलास्टिक कर दी, खींच दी पुरानी वाली को ही, पुरानी वाली कॉस्ट शीट को ही खींच रहा हूं। पर्टिकुलर फॉर्मेट प्लीज। पर्टिकुलर अमाउंट्स फॉर्मेट प्लीज। करें शुरू, सुनिएगा प्लीज सभी लोग बोर्ड पे। ऐ सुनो, साल के शुरू में मेरे पास, जब मैंने साल का नया नया सा सेशन शुरू किया, तो ये इंक की डिब्बियों का स्टॉक चेक किया कितनी पड़ी हुई है मेरे पास, ऑलरेडी कितनी पड़ी हुई है। मैंने जाकर देखा मेरे पास 90 इंक की डिब्बियां ऑलरेडी पड़ी हुई थी, 90 इंक की डिब्बियां या 90 रुपए की इंक की डिब्बियां पड़ी हुई थी, कैसे भी कर लो, है ना। मैंने इस साल 300 इंक की डिब्बियां और परचेज कर ली। ये तो परचेज करी है और ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो ओपनिंग स्टॉक बोल दिया मैंने, ठीक है। पूरा साल इन इंक की डिब्बियों से चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, यूज में लेते रहा। साल का एंड हो गया और साल के एंड में 40 इंक की डिब्बियां मेरे पास बच गई, क्लोजिंग स्टॉक। पड़ी थी 90, 300 और ले आए, 40 बच गई। कितनी इंक की डिब्बियां कंज्यूम हो गई, यूज में आ गई, कितनी? 350 इंक की डिब्बियां सर काम में आ गई। कॉमन सेंस है ना ये तो। ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, परचेज, और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना यूज में आया वो निकल के आ गया, ठीक है। इस कहानी को मैं यहां इनबिल्ड कर रहा हूं, जरा समझना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, कितना? 90। ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना? 300। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल स्टॉक 40। इन सबको सेट किया, मेरे पास निकल के आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को हम डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं, कितने का? 350। क्या ये कहानी समझ में आ रही है क्या? अरे पिछली वाली कॉस्ट शीट में, ये देखो इधर आओ, पिछले वाली कॉस्ट शीट में तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट ही आ गया था, ये डायरेक्ट मटेरियल अब घूम फिर करके आ रहा है। आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवरहेड्स, मान लेते हैं डायरेक्ट वेजेस लगी मेरी 200 रुपए की और डायरेक्ट ओवरहेड्स लगे मेरे 150 रुपए के। मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। क्या मैंने पिछले साल से खींचना शुरू कर दिया है? जी हाँ, पिछले साल केवल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवरहेड ही थे अभी पिछली वाली में। इस बार मटेरियल कैसे कैसे घूम फिर करके आया है। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का जोड़ दिया, क्लोज स्टॉक हटा दिया, ठीक है। ये होल्ड डाउन, यस। इन तीनों को जोड़ा तो मेरे पास आ गई कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, प्राइम कॉस्ट 700 की। इस प्राइम कॉस्ट में कौन से खर्चे जोड़ूं, जल्दी बोलो। ऐड करे मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री खर्चे जोड़ दिए। फैक्ट्री खर्चे मान लेते हैं साहब है 300 रुपए। फैक्ट्री खर्चे जोड़ते ही मेरे पास निकल के आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कितनी होगी बच्चों? 1000। इधर आओ,
अभी आपको स्टॉक के 3 प्रकार बताए थे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को तो ले आए आप, ये रहा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। अब किसका कौन आएगा? डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी कहाँ आता है? फैक्ट्री में आता है। अजी वर्क इन प्रोग्रेस का काम होता कहाँ है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में अब हम ऐड ऑन करेंगे डब्ल्यूआईपी को। मैंने यहाँ ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मेरे पास साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 250 यूरो का और क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था 150 का। तो मेरे पास अब जो निकल के आएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट या एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1000 में से 250, 150, 1100 हो गया, 1100। एक में बोरिंग हो रही क्लास, इधर आओ, वापस इंटरेस्टिंग करते, इधर आओ, इधर आओ। बोर्ड पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, बोलो क्या आएगा? बोलो ना। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दें, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ओपनिंग WIP और माइनस कर दें क्लोजिंग WIP, तो आगे पिक्चर बढ़ जाएगी। वही चल रहा है सब कुछ। अभी तक नया क्या आया है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक WIP का, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रॉ मटेरियल की, बस इतना सा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इधर वाली साइड पे चल के। अपन ने फॉर्मेट को बना लिया, इसी के नीचे कंटिन्यू करें आप लोग। नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ रही थी अभी? ये लीजिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1100। अब फैक्ट्री से माल कंप्लीट हो गया, अब आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। आ जाइए, देंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितने रुपए? कुछ भी लिख लेता, अमाउंट 400 रुपए लिख लेते हैं। इससे आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी जी, भी चेंज हुआ है अभी अभी। वहां सही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक चीज जुड़ेगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तीसरा वाला, और लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस, ये 1500 हो गया। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा 450 और 350। ओपनिंग 450, क्लोजिंग 350। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इससे आ जाएगी COGS ऑफ गुड्स सोल्ड 1850 रुपए। सही है क्या कैलकुलेशन? 1850, 1850 चेक कर लो। नहीं आ रहा? 1600 आ रहा है क्या? कोई वो बताओ क्या लिखो, आप बोलो। 1600 लिख दो, ठीक है ठीक है। ऐड किया, अगला खर्चा कौन है बोलो ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट प्लीज। नहीं मिल रहा तो अमाउंट कुछ भी ले लो, कहीं कोई क्वेश्चन तो है नहीं आपके पास। 400 रुपए टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इससे 2000 रुपए। मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो प्लस प्रॉफिट 500 रुपए। तो अल्टीमेटली हमारे पास सेल्स आ जाएगी रुपए 2500, 2500 रुपए। ये है कंप्लीट कॉस्ट शीट। इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स आती चली जाएंगी, क्वेश्चन दर क्वेश्चन। आपको याद करना है ये वाला एरिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले आती है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स एडजस्ट किया, फिर COGS आती है। ये कॉस्ट शीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए प्लीज।
छोटी कॉस्ट शीट से बनाई हमने बड़ी कॉस्ट शीट। इस बड़ी कॉस्ट शीट में नया नया कौन कौन आया है? एक तो ये दो नए आए हैं, एक ये दो नए आए हैं, एक ये तीन नए आए हैं इस वाली कॉस्ट शीट में पिछली कॉस्ट शीट के मुकाबले। पिछली कॉस्ट शीट बिल्कुल इतू सी थी, छोटी सी थी। ये लीजिए, मैं तीनों को डेमो के लिए बोर्ड पे लाया हूं। पिछली वाली कॉस्ट शीट में केवल स्टार्टिंग में बताया एक एक पॉइंट, और यहाँ पर उसको थोड़ा डिटेल में बात की। नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा अपन चलते हैं, इसी को वापस याद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बोरिंग क्लास है कि कॉस्ट शीट याद ही करनी है और कोई तरीका भी नहीं। इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ क्या ऐड करा है इसके अंदर आपने, जल्दी बोलो। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या लेस किया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट, और ऐड कर देंगे डायरेक्ट ओवरहेड्स। हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इस प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, बोलो बोलो क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और क्या ऐड नहीं, बस इससे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, जिसको वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसको वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। WIP ऐड लेस करने के बाद मेरे पास एक्चुअल यानी नेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई साहब। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ये लीजिए। अब ऐड करेंगे इसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करते ही हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इससे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड क्या करेंगे, जल्दी बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे। इससे आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर दूंगा? प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगी? सेल्स। ये कॉस्ट शीट मैंने दोबारा बनाई है चला करके, प्लीज आप एक बार और बनाएं। क्यों सर? अजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करना है, तभी चलेगा कल ये सॉफ्टवेयर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। प्लीज इसी तरीके से बनाए, रफली रफली ही बनाए इसको, जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाइए इसको रफली। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। जल्दी से नोट करें।
डन। वही कॉस्ट शीट है, उसी को मैंने यहाँ पर दोबारा लिया है। जिन बच्चों ने नोट कर लिया, बुक पेज नंबर 9.5 पर आइएगा। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है, बुक्स पेज नंबर 9.5 पर आइएगा। यस, एक बड़ी सारी कॉस्ट शीट पेज नंबर 9.4 9.5 के आसपास आपको दिख रही होगी अपनी बुक में। जिनके पास बुक नहीं है, अपने पड़ोसी से बुक शेयर करो 2 मिनट के लिए। देखिए, बुक दो है क्या? 2.5 पेज की एक कॉस्ट शीट नजर आ रही है। इस कॉस्ट शीट को मैं रीड करने जा रहा हूं। उद्देश्य केवल इतना सा है कि आइटम्स के नाम समझ में आ जाए। जैसे एक नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, हॉलेज। हॉलेज, अभी हॉलेज एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ आना चाहिए, फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, कहाँ का है भैया, हमें तो पता पड़े। आइए इनके बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। मैं नाम पढ़ूंगा, अगर आपको ऑब्जेक्शन हो तो मुझे रोक करके पूछिएगा, और जहां मुझे ऑब्जेक्शन लगेगा मैं बताता चला जाऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज, कैरेज इनवार्ड। ये क्या होती है कैरेज इनवार्ड? गाड़ी भाड़ा है माल खरीदते वक्त का। दो तरह की कैरेज होते हैं, कैरेज इनवार्ड और आउटवार्ड। सुनना, जब माल आ रहा है तो कैरेज इनवार्ड लगता है, जब माल जा रहा है तो कैरेज आउटवार्ड लगता है। जब आ रहा है तो वो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड, और जब माल जा रहा है तो वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा। ठीक है, तो कैरेज इनवार्ड ऊपर ही ऊपर आएगा। कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय। कस्टम ड्यूटी, अगर हमारा रॉ मटेरियल आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगी उसके ऊपर, और बीच बीच में जितने भी टोल आएंगे, चुंगी ना के आएंगे, उन पर उसके ऑक्ट्रॉय यानी टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, डॉक चार्जेस, बंदरगाह के चार्जेस, अगर माल शिप से आ रहा है तो बंदरगाह के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। फ्रेट इनवार्ड, वही कैरेज इनवार्ड की तरह ही है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, सुनना जरा, कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी उनको खरीदते वक्त उनकी पैकिंग करवानी पड़ती है, स्पेशल वाली। सिंपल सी बात करें, आप अमेजन महिंद्रा से बहुत सारा माल खरीदते हैं, तो वो एक डब्बा में पैक करके दे रहे हैं आपको। डिब्बे के साथ साथ कई बार वो थर्माकोल वाली पॉलीथीन या फिर एयर बैग्स, एयर बबल्स वाली पॉलीथीन आपको देते हैं एक्स्ट्रा लगा करके। क्या है वो? प्राइमरी पैकिंग ही तो है। अगर मैं अपनी दुकान का रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहा हूँ और रॉ मटेरियल ऐसा है जो टूट फूट सकता है, तो प्राइमरी पैकिंग होके आएगा नहीं आएगा? उसकी क्या फ्री में आ जाती है क्या पॉलीथीन? पैसे लगते हैं या नहीं लगते? लगते हैं साहब, है ना। क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, नीचे डायरेक्ट वेजेस आ गई। ये डायरेक्ट वेजेस लेस नहीं है भैया, ऐसा लग रहा है लेस होगी। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं। आइए फैक्ट्री के कुछ खर्चे इनके बारे में बात करते हैं। फैक्ट्री रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन। ये सुपरविजन क्या होता है, कोई जानता है? सुपरविजन, सुपरवाइजर क्या काम करता है? वर्कर्स का ध्यान रखना। सिंपल, 20 25 30 लेबर के ऊपर हमने एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। वो सुपरवाइजर क्या करेगा, वहां पे चेक करेगा ये सारी लेबर प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं हम लेबर को छोड़ दे और लेबर सारे माल को गलत बना के तैयार कर दे, बोले सब तैयार हो गया लो। सुपरवाइजर चेक करेगा गड़बड़ तो नहीं हो रही, लेबर कहीं टाइम पास तो नहीं कर रही, काम कर रही है तो ढंग से कर रही है नहीं कर रही, कहीं गलत तो नहीं कर रही है। तो सुपरवाइजर का खर्चा अलग से भुगतना पड़ता है फैक्ट्री में। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज, ये क्या है? ड्राइंग ऑफिस, ये ड्राइंग वो वाला ड्राइंग नहीं है जो आप पैसा निकालने को ड्राइंग्स बोलते हो। ये ड्राइंग ड्रॉ करने वाला ड्राइंग है। ये ड्राइंग कैसा है? ड्रॉ करने वाला, ड्रॉ करने वाला। क्या ड्राइंग ऑफिस, तो ड्राइंग ऑफिस में ऑफिस शब्द देख करके आप इसको ऑफिस एक्सपेंसेस मत बना देना, पहली बात तो। एक मिनट सुनो, ड्राइंग ऑफिस में ऑफिस शब्द लिखा हुआ है, तो ऑफिस शब्द देखते हम कहते हैं ये तू ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया, क्या नाम जी? नहीं, ड्राइंग ऑफिस फैक्ट्री के अलग से ऑफिस होता है, तो फैक्ट्री के अंदर एक अलग से ऑफिस जहाँ पे सब चीजों की डिजाइनिंग बनती है, ड्राइंग्स बनती है। जब ये मार्कर बना होगा तो इसकी भी एक ड्राइंग बनी होगी पक्का से, शेप को लेकर के बनी होगी नहीं बनी होगी? तो वो जो बनती है उन ड्राइंग्स का एक अलग से डिपार्टमेंट तैयार कर दिया और उसके एक्सपेंसेस और उसकी सैलरीज हैं। मोटिव पावर, वही पावर ही है मोटिव पावर। मोटिव मोटर्स से मोटर्स चलती है तो मोटिव पावर नाम दे दिया, फैक्ट्री का खर्चा है।
फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीस एंड वाटर, स्टीम, वेलफेयर एक्सपेंस। ये वेलफेयर एक्सपेंस क्या होते हैं? किसका वेलफेयर कर रहे हैं यहाँ पे? अपनी लेबर का एक वेलफेयर के लिए अलग से वेलफेयर एक्सपेंस काम का खर्चा बनाया गया है। लेबर का कैसे वेलफेयर, सुनना जरा। मेरे फैक्ट्री में 300 वर्कर काम करते हैं, मैंने सबके लिए योगा क्लासेस चालू कर दी। सुबह आओ, आते ही योगा करो, उसके बाद काम पे जाओ। मैंने वेलफेयर पे पैसा खर्च किया है। मैंने सभी के लिए एक अलग से सेशन ऑर्गेनाइज कर दिया कि अब से तुम है ना नशे नहीं करोगे, नहीं ना तुम्हें ड्रिंक करनी है ना तुम्हें अलग स्मोकिंग वगैरह करनी है। तो उसके लिए मैंने सेशन चालू कर दिया। मैंने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बैग बुक्स वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया। तो मैं जितने भी वेलफेयर खर्च कर रहा हूँ फैक्ट्री खर्चों में आते चले जाएंगे, क्यों? मैं एम्प्लॉइज का कर रहे हैं, वर्कर्स का कर रहे हैं। नेक्स्ट, laboratory expense, depreciation on plant and machinery, factory building, repairs and maintenance of the factory, indirect wages, technical directors fees, haulage से पहले किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, फिर मैं haulage समझाता हूँ। कोई नहीं है? चलिए फिर पूछ लेना। haulage सुनो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर कुछ क्रेन्स लगाई जाती हैं। क्रेन, बड़ा कंटेनर है साहब, फैक्ट्री तक तो आ गया ट्रक से, अब उसको फैक्ट्री के अंदर भी तो लेके जाना है, तो उसके लिए क्रेन लगाई जाती है। वो क्रेन उठा उठा करके रखती हैं, यानी ऐसी क्रेन जो एक जगह उठाएगी दूसरी जगह रखेंगी, उनका खर्चा हॉलेज का खर्चा होता है। इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं, कई फैक्ट्रीज में एक पूरा पूरा सेटअप ही लगा होता है चैनल वाला। सेटअप अपने आप लेके जाएगा, मूव करेगा, नीचे आएगा, चीप को ग्रिप किया, ऊपर ले जाकर दूसरी जगह जाके ड्रॉप कर दिया। देखा होगा आपने मूवीज के अंदर, है ना? ये हॉलेज का खर्चा है पूरा का पूरा, नहीं फैक्ट्री में होता है। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स औजार पाने यही आएंगे। मटेरियल स्टोरेज एक्सपेंस, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, फैक्ट्री की स्टेशनरी, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क क्लरिकल स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, स्टोर कीपर सैलरी, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, सॉरी क्या बोला, हाँ सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की क्लीनिंग और बाकी के सारे फैक्ट्री खर्चे यहीं आएंगे। ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP लेस। दिखा है क्या? दिख रहा है क्या? ठीक है, अब ऑफिस के खर्चे आ गए, पढ़ना शुरू करते हैं। ऑफिस रेंट, रेट्स, टैक्सेस, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस की क्लीनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस कन्वेंस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स। डेप्रिसिएशन पहले भी आया था, अभी भी आया। पहले फैक्ट्री की चीजें थी, प्लांट एंड मशीनरी था, फैक्ट्री की बिल्डिंग थी, अभी ऑफिस की चीजें। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस रिपेयर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पे स्टार लगाना, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पे स्टार लगाओ। स्थापना व्यय, जब स्थापना की होगी ऑफिस की या कोई एक्सपेंसेस किए होंगे और उसका खर्चा है। लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट की फीस, बैंक चार्जेस यहीं पर रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोड़ने के बाद अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया पे। आपकी बुक वाले ने सेलिंग अलग लिख रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन अलग लिख रखा है, दोनों को हम साथ ही लिखेंगे, आगे से क्वेश्चन में सब जगह साथ ही चलता है। चलिए पढ़ लेते हैं, तो अपने को क्या लिस्ट में नाम पढ़ने में, एडवर्टाइजमेंट, शोरूम एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कम्युनिकेशन ऑन सेल्स, सेल्समैन सैलरीज, एक्सपेंस ऑन मार्केट रिसर्च, बैड डेप्ट। कुछ पूछना है इनमें से? अजी बैड डेप्ट क्या क्यों हुए? बैड डेप्ट को यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों रखा है? स्टार लगाओ बैड डेप्ट पे। क्यों? अजी माल तो बेचने का काम किसका है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो है। उन्होंने माल ऐसे किसी गलत आदमी को बेच दिया जो पैसे खा के भाग गया, तो उस व्यक्ति की जो पैसे खा के भागा वो खर्चा किसका है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वालों का ही है ना। कॉस्ट ऑफ टेंडर, सैंपल्स ऑन है ना। काउंटिंग हाउस, मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ, बताते जाए प्लीज। कोई बता पाएगा काउंटिंग हाउस सैलरीज? चलिए समझा देता हूँ काउंटिंग हाउस क्या होता है, फोकस करें। काउंटिंग हाउस, अभी हम कहीं प्रोडक्ट बनवाते हैं 2 पीस 3 पीस 4 पीस 10 पीस, तो हम खुद ही काउंट करके ले आते हैं। लेकिन अगर कभी फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन रहे हो 3000 दे दे, 5000 दे दे, 7000 दे दे,
तो क्या काउंट करने के लिए बंदे लगाने पड़ेंगे? हाँ, पीस तो काउंट करेंगे ना, पीस काउंट करने के लिए कुछ बंदे लगाने पड़ेंगे। छोड़ो इतना बड़ा एग्जांपल, इजी एग्जांपल समझा देता हूँ। डी मार्ट गए हो, शॉपिंग करी है, जब शॉपिंग करते हैं तो बिलिंग पे बिलिंग काउंटर पे एक बंदा बिल बनाता है, वो दूसरा बंदा क्या करता है? काउंट भी करता है, रीचेक भी करता है और उठा करके हमारे लिए हमारी जो ट्रॉली है उसको तैयार भी करता है। काउंटिंग करता है या नहीं करता? करता है, जो कि जब बिल निकल के आता है तो बिल में नीचे नीचे लिखा होता है 18 आइटम्स, 18 आइटम्स, तो 18 आइटम काउंट करके डालता है, कोई कम ना चल जाए, ज़्यादा चला जाए। तो क्या काउंटिंग हाउस वाले की सैलरी बनती है? हाँ, अगर वहाँ पे बिलिंग के 8 काउंटर हैं तो 8 बंदे खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे? काउंटिंग हाउस हो गया क्या, समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज़ आई सेम, सर्विस एक्सपेंसेस के ठीक नीचे डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये क्या होता है? डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये माल बनाने के खर्चे, माल बेचने के। काउंटिंग हाउस माल बनाने का था, बेचने का था? बेचने का था। सेल्स काउंटर के बिलिंग काउंटर के बगल में खड़ा रहता है वो लड़का, ठीक है। अब एक और आ गया डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये क्या है? माल का डेमो देना। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। डी मार्ट से मैं एक बिल वो खरीद लाया एलईडी बल्ब, अब आ गई बिलिंग करवा ली, मैंने कहा इसकी वारंटी, बोले 1 साल। मैंने कहा चेक तो करा दो। हाँ, मैं बोलूंगा चाहे नहीं बोलूंगा, खुद ही चेक करा करके देंगे, क्योंकि आदमी क्या करता है कि खराब बल्ब ले आता है, बोले। तो मैंने वही कि वही मैंने बिलिंग करवाया, तो उन्होंने कहा रुक जाओ सर, इसको हम चेक करा के। तो यहीं से जो बिलिंग पे खड़ा है, जो काउंट कर रहा था काउंटिंग पे खड़ा है, 30 का वाला लगाई भाई, इस पे वो बल्ब को चेक करा दे, डेमो देगा वो बल्ब का, चेक करा करके। क्या उसकी सैलरी लगी होगी? लगी होगी, बिल्कुल क्यों नहीं लगी होगी, डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस। छोड़ो ना, इजी बताऊं। मेरी कपड़े की दुकान है और मैंने कपड़े की दुकान में बाहर 4-5 डमी का रख के, गर्दन कटी हुई। कपड़े तो अरे कपड़े ही दिखाने हैं, शक्ल थोड़ी दिखानी है डमी की, है ना? क्या वो डमी फ्री में आई होंगी? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो लगेंगे, डेमो ही तो है वो डमी। नेक्स्ट, पैकिंग एक्सपेंस, लोडिंग एंड कैरेज चार्जेस ऑन सेल्स, रेंट ऑफ वेयर हाउस, इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ द वेयर हाउस, expenses on delivery when selling and packing expense, collection charge, cost of catalogs, cost of mailing literature, branch expense, और बस 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 कहानी खत्म। सारे खर्चे ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में मुझे तो आ रहे हैं, आप प्लीज पूछ सकते हैं ये सर ये खर्चा का मतलब बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि कौन सा खर्चा फैक्ट्री में आएगा, कौन सा ऑफिस में आएगा, कौन सा सेलिंग, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पढ़ना नहीं, वो तो अपन सब देख लेंगे, बहुत ही ईजी है। बट अभी इतनी सी बात कि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, इसका मतलब बता दीजिए। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, बहुत सिंपल, कैटलॉग्स होते हैं ना, ब्रोशर होता है, ब्रोशर, ब्रोशर इज कॉल्ड कैटलॉग्स। अब मैं वॉशिंग मशीन खरीदने गया, तो वॉशिंग मशीन के जितने कलर, जितने साइजेस, जितने डिज़ाइन अवेलेबल है वो वहाँ नहीं रखते, वो तो वहाँ सिंगल पीस रखते हैं। बाकी कैटलॉग में दिखा देते हैं, मैडम इसके ये कलर अवेलेबल है, इसके ये साइजेस अवेलेबल है, आप बोल दो आ जाएगी। मैंने कहाँ से आ जाएगी? बोले गोडाउन में पड़ी है। हाँ, यहाँ क्यों नहीं रख रखी? बोले सर 50 पीस है, यहाँ कहाँ रखूँ, जगह कहाँ है? कैटलॉग से काम कर लेते हैं ना, ब्रोशर से, है ना। और पूछिए, कोई नहीं पूछने वाला। स्टीम, भाप, क्या भाप फैक्ट्री में काम आती होगी? स्टीम भाप समझ गए, है ना? भाप फैक्ट्री में काम आती है क्या? बहुत जगह काम आती है। कई चीज़ों को गर्म करने के लिए आप स्टीम देते हो। स्टीम आयरन, आयरन जानते हो स्टीम वाली? वही तो चीज़ है। क्या फैक्ट्री में स्टीम वाली आयरन होती होगी? बिल्कुल होती है, कई कपड़ों पे होती है। कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, ओह बहुत सिंपल। हम अपना माल अगर हमें कस्टमर को बेचना है तो कस्टमर से आजकल खेलते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, पहले खेलते थे मेल, मेल। कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, सामने वाले को मेल भेजो, भाई साहब मैं आपको सारे माल की लिस्ट भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस भेज रहा हूँ, आपको पूरी कोटेशन भेज रहा हूँ। मेल मेल खेलते तो मेल मेल खेलने के भी चार्जेस लगते होंगे, ऐसा। चले, है ना। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको समझना हो तो मेरे से व्हाट्सएप या कॉलिंग पे मैं पूछ सकते हो, इस क्लास के बाद पूछ सकते हो। अभी हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आज इस क्लास में आज के लिए इतना ही। ये क्लास रिकॉर्डिंग होकर के आपको व्हाट्सएप पे और या एप्लीकेशन पे आसानी से मिल जाएगी।